हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आज के सेशन में हम लैप्लेस इक्वेशन, जो कि हमारे पास स्पेशल केस होता है ये पॉइसन इक्वेशन का, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ बाउंड्री कंडीशंस की मदद से हम पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लैप्लेस इक्वेशन या पॉइसन इक्वेशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पॉइसन इक्वेशन जो है वो यहाँ पर जो गोस लॉ था हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने स्टडी किया था उसका डिफरेंशियल फॉर्म ही है, यानी कि डेल डॉट ई जो है इसकी वैल्यू कितनी है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डेल डॉट माइनस डेल वी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, तो इसको आप लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर वी विच इज लैप्लेशियन ऑपरेटर एंड दिस इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन। और पॉइसन इक्वेशन जो है इसका यूज आप तभी करेंगे जब एक स्पेस के अंदर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो गिवन हो। ठीक है, आइदर इट इज कांस्टेंट और इट इज वेरिंग। ठीक है, तब उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर रो की वैल्यू 0 है तो फिर उस केस में आ जाता है डेल स्क्वायर वी दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, यहां पर ये लैप्लेस इक्वेशन हो गया। अब लैप्लेस इक्वेशन से आप यहाँ पर पोटेंशियल V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। और ये आप फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सम बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, अभी बाउंड्री कंडीशंस क्या है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं विच आर बेस्ड अपॉन लैप्लेस इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशंस वो किन किन टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो टाइप है वो है वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल में तीनों केस ही हम डिस्कस करते हैं। पहला जो केस है वो यहाँ पर है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर इसके बाद नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और फिर लास्ट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये लेक्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं जो पीएन जंक्शन है उसको भी यहाँ पर मैं हल्का सा डिस्कस करूंगा। उसका यूज आता है यहाँ पर लैप्लेस इक्वेशन या फिर हम कहें पॉइसन इक्वेशन में। ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है इनसाइड द डिप्लेशन लेयर। तो फिर उस केस में हम यहाँ पर पॉइसन इक्वेशन का यूज करते हुए पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वो फाइंड आउट करते हैं और उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विद डिस्टेंस। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएससी के फाइनल ईयर जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशलाइजेशन करते हैं वो ये स्टडी करते हैं, और कुछ जो है ग्रेजुएशन टाइम में ऑनर्स कोर्स जिनके पास होता है वो भी वहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्फेरिकल है उसके अगेन दो पार्ट्स यहाँ पर आते हैं। हो सकता है कि जो पोटेंशियल वो आर का फंक्शन हो सकता है वो थीटा का फंक्शन हो। अब कार्टेशियन अगर केस बनता है, सिलिंड्रिकल है, स्फेरिकल में आर का है और थीटा का है, तो चारों के लिए जो पॉइसन इक्वेशन है उसमें जो डेल स्क्वायर है इसकी वैल्यू आप अलग अलग रखेंगे। जैसे मान लीजिए कार्टेशियन है तो क्या रखेंगे, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। इसी तरीके से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लैप्लेशियन ऑपरेटर रखेंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाय आर डेल बाय डेल आर आर डेल वी बाय डेल आर। तो ये सब चीजें जो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल में, पोलर के अंदर है, कार्टेशियन में, ये सब हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने जो है इसका फॉर्मूला जो है वो देखा था लैप्लेशियन ऑपरेटर का। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने डिस्कस किया था। तो डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट लैप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यूज होती हैं। जब आप रखेंगे इसको सोल्व करेंगे फिर उसके बाद आपके पास में जो है वैल्यूज आती हैं। अब अगर आप ये केस करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, जैसे सिलिंड्रिकल है, स्फेरिकल है, इसलिए सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पर जो है आप इनकी वैल्यूज़ को याद रखिए, यानी कि जो पोटेंशियल की जो वैल्यू निकल करके आएगी सामने सिलिंड्रिकल केस में, स्फेरिकल के केस में, कार्टेशियन के केस में, ठीक है, विद रो यानी यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में भी और विदाउट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी, तो वो सभी फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा जो है इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे कार्टेशियन है तो कार्टेशियन के केस में जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली हो जाएगा ए जेड प्लस बी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ। देखो जैसे कार्टेशियन है, ठीक है, तो कार्टेशियन के केस में जो पोटेंशियल V का फॉर्मूला आता है वो हमारे पास है ए जेड प्लस में बी। ठीक है, और कार्टेशियन का आप तभी यूज करते हैं जब जैसे प्लेन शीट है, ठीक है, इन्फिनाइट प्लेन शीट, तो आप कार्टेशियन वाले केस में यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो पीएन जंक्शन में आपको करवाऊंगा उसमें भी ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही वहां पर भी यूज किया गया है। ये तब है जब रो की टर्म्स में फाइंड आउट नहीं करें, यानी कि रो की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर पॉइसन इक्वेशन से आप V की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें जो है यहाँ पर टर्म एक यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सब्ट्रैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे पास डेल स्क्वायर V की वैल्यू थी वो नेगेटिव ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, इसलिए नेगेटिव टर्म यहां पर आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम सिलिंड्रिकल की बात करते हैं। तो देखो सिलिंड्रिकल की अगर बात करें
तो सिलेंडर के केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो नेचुरल लॉगरिथम आती है, यानी कि a ln r प्लस में b और माइनस में रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब 2 की जगह आ जाएगा 4, तो 4 एप्सिलॉन। ठीक है, फिर इसके बाद है स्फेरिकल, और स्फेरिकल के में केस में तब जब हमारे पास में पोटेंशियल वो r का फंक्शन हो या फिर कांस्टेंट हो, उस केस में। तो यहां पर जो पोटेंशियल v की वैल्यू आती है वो आती है a डिवाइडेड बाय r प्लस में b, ठीक है, माइनस में रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 की जगह आ जाएगा 6 एप्सिलॉन। ठीक है, और लास्ट है स्फेरिकल के केस में अगर थीटा जो है इस पर पोटेंशियल डिपेंड करने लग रहा है, पोटेंशियल थीटा पर डिपेंड कर रहा है, उस केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो है समेशन में al r की पावर l और लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा bl डिवाइडेड बाय r की पावर l प्लस 1 और pl ऑफ कोस थीटा। ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जो पोटेंशियल है ये आपने तब यूज करना है जब आपने इनसाइड जो है फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, ठीक है, और ये आउटसाइड है। ठीक है, तो इस सिस्टम के आउटसाइड ये वाला फॉर्मूला और सिस्टम के इनसाइड आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो सभी से बेस्ड जो है एक एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे इस केस में आपको पीएन जंक्शन करवा देता हूं मैं, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास पीएन जंक्शन, अब्रप्ट पीएन जंक्शन है, ठीक है, अब्रप्ट पीएन जंक्शन। तो जो हम रीजन की बात करेंगे ना, वो हमारे पास हम बात करेंगे डिप्लेशन लेयर के अंदर, ठीक है, डिप्लेशन लेयर जो बनेगी उसी की बात करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ इसकी हमने बात करनी है। तो ये पी साइड है और ये एन साइड है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ठीक है, डिप्लेशन लेयर में, और ये पॉजिटिव है। ये हमारे पास इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो ड्रिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो कुछ कंसंट्रेशन होगी इस केस में, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर है, कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर है, ठीक है। आप इनको क्या कहेंगे, डोनर इंप्योरिटीज, इनको डोनर इंप्योरिटीज, और यहाँ पर इनको क्या कहेंगे, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज, ठीक है, क्योंकि ऐड कर देंगे आपके पी टाइप और एन टाइप बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ना, वो यहाँ पर हो जाएगी Na, इसको डिनोट कर देता हूँ Na से, क्योंकि एक्सेप्टर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर Na डिनोट करने लग रहा है एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयंस, ठीक है, इस तरीके से। तो स्मॉल Na डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसके अंदर। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो Nd से मैं इसको डिनोट करूंगा, दिस इज इक्वल टू स्मॉल Nd डिवाइडेड बाय कैपिटल V। ये है डोनर इंप्योरिटीज की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है Nd एंड Na डिनोट्स यहाँ पर है डोपेंट कंसंट्रेशन, ये कह सकते हैं आप, ठीक है, डोपेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो पॉइंट है मिड वाला, ये है x इज इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू माइनस XP, ठीक है, ये वाला, और ये वाला जो पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू प्लस XN, ठीक है। तो इसके मिड में हमने जो है रो वर्सेस x, इसी तरीके से E वर्सेस x और V वर्सेस x, इनका हमें जो है ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखो मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो है वो इस डिप्लेशन लेयर के अंदर तो है नहीं, इसलिए यहां पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये कंसंट्रेशन का फंक्शन होगा, ठीक है। अब किस तरीके से इसको हम लिखेंगे, देखो यहां पर रो जो है उसकी वैल्यू 0 है, यहां पर रो जो है इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। एक चीज और मैं आपसे बात कर लेता हूं कि बाउंड्री कंडीशन क्या है। देखो बाउंड्री कंडीशन जो यहां पर है, बाउंड्री कौन कौन सी है, x इज इक्वल टू माइनस XP और x इज इक्वल टू प्लस XN। अगर मैं इसकी बात करूं x इज इक्वल टू माइनस XP की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां है, इस रीजन के बीच में लाई करने लग रहा है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस टू माइनस, ठीक है। और जो पोटेंशियल इनके बीच में डेवलप होगा उसको क्या कहा जाता है, बिल्ट इन पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। VB से इसको डिनोट करते हैं, कई बार इसको W से भी डिनोट कर देते हैं। इसका एक्सप्रेशन कई बार ग्रेजुएशन टाइम में आता भी है, ठीक है, इसका प्रूफ भी आता है। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x इज इक्वल टू माइनस XP पे 0 है, x इज इक्वल टू प्लस XN पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। पोटेंशियल अगर यहां पर बात करें तो 0 है, और बढ़ते बढ़ते जो है लास्ट यहां जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, VB हो जाएगी। तब तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो कितना आएगा, बिल्ट इन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो यहां पर V इज इक्वल टू VB और V इज इक्वल टू 0। और ये जो मिड पॉइंट आप देख रहे हैं जो इनको सेपरेट करने लग रहा है, यहां पर x इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही कंटिन्यूस नेचर के होते हैं, दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि E1 इज इक्वल टू E2, या फिर आप कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो वैल्यू यहां पर आ रही है, जो वैल्यू यहां पर आ रही है, उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दिस इज द कंटिन्यूस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है यहां पर कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। यहां रो इज इक्वल टू 0 है, यहां रो इज इक्वल टू 0 है, इन दोनों केसेस में हमने बात करना है। देखो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो रो की वैल्यू कितनी होती है, Q डिवाइडेड बाई V होती है, ठीक है।
चार्ज इस केस में प्लस नहीं है, चार्ज इस केस में नेगेटिव है, तो माइनस लगा देंगे। तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई वी, ये जो माइनस क्यू है ना, ये चार्ज एक एटम के ऊपर है, ठीक है, या एक आयन के ऊपर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसे कितने हैं, स्मॉल एन ए है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एन ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू और एन ए बाई वी को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। ये किस रीजन में आया है, ये आया है माइनस एक्स पी टू 0, ठीक है। इसी तरीके से प्लस क्यू और एन डी, ये वैल्यू कब आएगी, ये आ जाएगी 0 टू एक्स एन, ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर इसका ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से, रो वर्सेस डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो रो की वैल्यू जो है वो यहाँ पर माइनस एक्स पी से 0, ठीक है, माइनस एक्स पी से 0 नेगेटिव आने लग रही है, यानी कि इस टाइप से, ठीक है। और 0 से एक्सन, यहाँ पर एक्सन मान लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आने लग रही है इस टाइप से, और फिर बाकी केसेस में कितना है, 0 है। तो इस तरीके से ग्राफ जो है बनेगा रो वर्सेस एक्स का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है, तो डेल डॉट ई दिस इज इक्वल टू प्लस का रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करेंगे, एप्सिलॉन यूज करेंगे। दिस डिनोट्स द परमिटिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, और आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं आप इसको सिंपली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, रो एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब रीजन जो इसकी बात करें अगर हम माइनस एक्स पी से 0, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी रो, ठीक है। अच्छा, एक कांस्टेंट टर्म्स भी तो आएगी ना, एक कांस्टेंट टर्म, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट टर्म भी आ जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स पी से 0, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू है माइनस क्यू एन ए, तो हो जाएगा माइनस क्यू एन ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन और एक्स और प्लस में कांस्टेंट सी, ठीक है। ये किस रीजन में आया, माइनस एक्स पी टू 0 आया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर स्मॉल सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो हम यूज करेंगे, यूज बाउंड्री कंडीशन दैट एट x इज इक्वल टू माइनस एक्स पी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर यूज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू क्यू एन ए एक्स पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन प्लस में सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस क्यू एन ए एक्स पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पर पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आ जाती है माइनस क्यू और यहाँ से आ जाएगा एन ए, ठीक है, एन ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन और एक्स प्लस में एक्स पी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये रीजन आया है माइनस एक्स पी से 0 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0 से एक्सन। देखिए 0 से एक्सन अगर हम बात करें यहाँ से आ जाएगा क्यू एन डी, ठीक है। तो क्यू एन डी और एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन प्लस में सी। इस केस में बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू एन डी एक्स एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस रख देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है क्यू और एन डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन और एक्स माइनस में ये आ जाएगा एक्स एन, ठीक है। सो ये जो रीजन है वो है 0 से लेकर के एक्स एन तक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस जो है वो ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। देखो एक्स के साथ में लीनियर डिपेंडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लीनियर डिपेंडेंसी है इसकी तो यहाँ पर हो जाएगा E वर्सेस एक्स, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर पहले बात कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, कंटिन्यूस नेचर का है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा, कितना आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो x इज इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। अब क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नेचर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, यानी कि माइनस क्यू एन ए एक्स पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू एन डी एक्स एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन भी कैंसिल हो गया, तो एन ए एक्स पी दिस इज इक्वल टू एन डी एक्स एन। ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, दोनों केस में नेगेटिव आने लग रही है, तो कुछ नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हम मान के चलते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद लीनियरली वेरी करने लग रही है, ठीक है। अब इस केस में अगर ये माइनस एक्स पी है और ये एक्स एन है तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से लीनियरली, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। यही वर्सेस एक्स का है। सिमिलरली जब आप पोटेंशियल देखेंगे, ठीक है, पोटेंशियल आप देख सकते हैं, पोटेंशियल जो है उस केस में बाउंड्री कंडीशन क्या यूज करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पी, पोटेंशियल वी जो है वो कितना है, 0 है, और एट एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स एन, वी की वैल्यू कितनी है, बिल्ट इन पोटेंशियल। बिल्ट इन पोटेंशियल मतलब वी बी हो जाएगा ना, बिल्ट इन पोटेंशियल मतलब द पोटेंशियल विच इज क्रिएटेड बिटवीन द डिप्लेशन लेयर ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ठीक है। और v इज इक्वल टू, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर
जो v है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसका यूज़ करते हुए जो है आप फाइंड आउट कर लेंगे पोटेंशियल की वैल्यू, और पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी v इज इक्वल टू माइनस में ई डॉट डी एक्स, ठीक है, या ई डी एक्स कह लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि लीनियरली वेरी करने लग रहा है तो पोटेंशियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिकली वेरी करेगा। देखिए सबसे पहले तो आप बाउंड्री कंडीशंस के बारे में जानिए। बाउंड्री कंडीशंस कुछ तो फिक्स होती हैं। एक इनसाइड की बात करते हैं हम बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, एक बात करते हैं सरफेस पर और एक बात करते हैं हम आउटसाइड। तो ये दोनों तो होते हैं फिक्स और सरफेस पर तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है। अगर इनसाइड की बात करें तो देखो इनसाइड के केस में जो बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे वो ये है कि r इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो उससे एसोसिएटेड जो वहां से इन्फिनाइट टर्म आने लग रही है उसके साथ जो कोफिशिएंट आने लग रहा है उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। आउटसाइड के केस में क्या करेंगे कि r इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये तो क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं। तो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए आउटसाइड के केस में। सरफेस पर जो है वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक स्फेयर है, हमने उसको जो है ग्राउंड कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट r इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर। तो इस तरीके से ये बाउंड्री कंडीशंस वेरी करती है, ये वेरी करता है, ठीक है, ये दोनों फिक्स रहते हैं। अब सिलेंडर का केस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सिलेंडर अज्यूम करते हैं, ये सिलेंडर है, इसकी रेडियस जो है वो कितना है, कैपिटल R है, और इसके अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो मान लीजिए रो नोट है, यानी कांस्टेंट है, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू मैंने मान ली, रो इज इक्वल टू रो नोट विच इज कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने फाइंड आउट करना है, इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, ये हमने ग्राउंड कर दिया। आपने पोटेंशियल बताना है इनसाइड दिस सिलेंडर कितना होगा, ठीक है, इनसाइड दिस सिलेंडर पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। तो देखो जो पोटेंशियल है, अब रो यहाँ पर आने लग रहा है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप लैप्लेस इक्वेशन नहीं पॉइसन इक्वेशन यूज करेंगे। और पॉइसन इक्वेशन का यूज करते हुए जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो उसकी वैल्यू क्या थी, ये मैंने आपको याद करवाया था, a ln r प्लस में b और माइनस में रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, इनसाइड जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर अब बाउंड्री कंडीशन देखो, ये दोनों जो है ना इनसाइड और सरफेस वाली, ये तभी आपने यूज करनी है जब आपने पोटेंशियल इनसाइड फाइंड आउट करना होगा, और सरफेस और आउटसाइड वाली तभी आपने यूज करना है जब आपने पोटेंशियल आउटसाइड फाइंड आउट करना है। इस केस में जब आपने पोटेंशियल इनसाइड फाइंड आउट करना है तो r इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल जो इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब r इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो देखो यहाँ पर इन्फिनाइट आ जाएगा, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो a की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो पोटेंशियल आ जाएगा इनसाइड b माइनस में रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन। अब नेक्स्ट हमें चाहिए इस कैपिटल B की वैल्यू। इसके लिए मैं सरफेस वाली जो है बाउंड्री कंडीशन उसको यूज कर लूंगा कि V की वैल्यू 0 होगी एट स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे, तो 0 इज इक्वल टू B माइनस में रो कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन। तो B की वैल्यू ऐसा आ जाएगी रो r स्क्वायर बटे में 4 एप्सिलॉन। पुट कर देते हैं तो V इनसाइड आ गया हमारे पास में रो डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन और r स्क्वायर माइनस में कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड दिस सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैंने एक एग्जांपल करवाया है। इसी तरीके से स्फीयर का केस लेकर के चलते हैं। पहला केस लेंगे जब पोटेंशियल जो है वह तो कांस्टेंट हो या फिर r पर डिपेंड करने लग रहा हो। सो एक स्फीयर मानते हैं, ठीक है, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सेम केस लेते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट कांस्टेंट है और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, कैपिटल R है। इसको ग्राउंड नहीं करते हैं, इसको पोटेंशियल देते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। और आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है v इनसाइड एंड v आउटसाइड, दोनों जगह पर फाइंड आउट करना है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। जैसे इनसाइड आप मालूम करेंगे, ठीक है, सरफेस पर तो आपको पता है v इज इक्वल टू वी नॉट है। इनसाइड अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो देखो स्फेरिकल के केस में आपने पॉइसन इक्वेशन यूज करना है क्योंकि रो एग्जिस्ट करने लग रहा है। तो क्या वैल्यू आ रही थी, v इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r प्लस में b हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहां से देखो इनसाइड की जब बात कर रहे हैं तो r इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल क्या आने लग रहा है, इन्फिनाइट आ रहा है। कहां से, इस वाली टर्म से। इसलिए a की वैल्यू इस केस में आपने 0 अज्यूम करना ही होगा। तो यहां से पोटेंशियल आ जाएगा b माइनस में रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन। नेक्स्ट है कैपिटल B की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हम देखें तो r इज इक्वल टू कैपिटल R पर v की वैल्यू कितनी है, v नोड है। तो v नोड दिस इज इक्वल टू b माइनस में रो कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई v नोड प्लस में
रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन। तो इनसाइड जो पोटेंशियल हमारे पास आया है वो है वी नॉट प्लस में रो डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इनसाइड। आप देख सकते हैं स्मॉल आर जब कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम वी इन की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट आ जाती है। ठीक है, जो कि सरफेस पर सेटिस्फाई भी कर रहा है। देखिए आउटसाइड के केस में क्या होगा, ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, आउटसाइड के केस में ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि रो जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर आउटसाइड जो है वो कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन की r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर v की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो रखते हैं 0, दिस इज इक्वल टू a बाय इन्फिनिटी और प्लस में b हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस में b हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0 आ गई। अगर b की वैल्यू 0 आ जाती है तो v आउटसाइड कितना हो गया, a डिवाइडेड बाय r। अब हमने फाइंड आउट करना है कैपिटल A की वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि r इज इक्वल टू कैपिटल R पर v कितना है, v नॉट है। तो यहाँ से आ जाएगा v नॉट दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो कैपिटल A की वैल्यू यहाँ से आ गई v नॉट कैपिटल R। पुट कर देते हैं वापस, तो आउटसाइड जो है पोटेंशियल हमारे पास आ गया v नॉट कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। अब एक टिफर का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पोटेंशियल जो है स्फीयर के केस में थीटा पर डिपेंड करने लग रहा है। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल है स्फीयर के केस में, स्फीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ठीक है, पोटेंशियल जो इस केस में दे रखा है वो है v नॉट कोस स्क्वायर थीटा। आपने फाइंड आउट करना है कि r इज इक्वल टू 2r पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ये टिफर का क्वेश्चन है। ठीक है, टिफर का क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल वो थीटा पर डिपेंड करने लग रहा है और आउटसाइड हो गया, ये पॉइंट जो आउटसाइड लाई करने लग रहा है। और आउटसाइड के केस में जो पोटेंशियल v की वैल्यू है वो कितनी होती है, समेशन bl डिवाइडेड बाय r की पावर l प्लस 1 और pl ऑफ cos थीटा, ये वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड टर्म थी विच इज समेशन al r की पावर l और pl ऑफ cos थीटा, ये हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस टर्म कंसिडर नहीं करना है, वो इनसाइड के केस में। क्योंकि आउटसाइड के केस में क्या होता है कि r इज इक्वल टू जब इन्फिनिटी होता है तो पोटेंशियल 0 आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो पोटेंशियल इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं करेगा बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, लेकिन ये कर जाएगा, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर v की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो इसको कंसिडर करेंगे। अब जो हमारे पास में केस है वो ये है कि r इज इक्वल टू कैपिटल R पर v इज इक्वल टू कितना है, v नॉट कोस स्क्वायर थीटा रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा v नॉट कोस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू bl समेशन डिवाइडेड बाय r की पावर l प्लस 1 और pl ऑफ cos थीटा। अब यहाँ से जो कोफिशिएंट्स हैं b के वो फाइंड आउट करने के लिए आपको इस cos स्क्वायर थीटा को लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो p0 होता है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर p1 देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा होती है। अगर p2 देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2। बस ये तीन वैल्यूज़ जो है वो याद रख लीजिए, सफिशिएंट है। मैथमेटिकल फिजिक्स में भी यही तीन वैल्यूज़ जो है याद रखिए और क्वांटम में भी यही याद रखिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अब यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालना, तो देखो cos स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं हम। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2p2 और यहाँ से हो जाएगा प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। लेकिन ये 1 जो है इसको आप रख सकते हैं p नॉट, तो यहाँ से हो जाएगा p नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए v नॉट और यहाँ से आ जाएगा 2p2 प्लस में p नॉट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और अब आप जो है कोफिशिएंट्स दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए ताकि आपको कोफिशिएंट जो हैं जो यहाँ पर आएंगे उनका आपको पता चल जाएगा b के कोफिशिएंट्स। देखिए यहाँ से अगर हम देखें कोफिशिएंट्स तो b0 और b2 सिर्फ और सिर्फ ये लाई करेंगे, बाकी सभी तो 0 हो जाएंगे क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो b नॉट एंड b2 एग्जिस्ट ओनली, एग्जिस्ट ओनली। उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, देखो जैसे b नॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो b नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से b नॉट डिवाइडेड बाय l की वैल्यू 0 रखेंगे तो कैपिटल R हो जाएगा। और यहाँ पर ये तो हमने कंपेयर ही करना है p नॉट से, तो यहाँ पर हो जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाय 3, तो v नॉट डिवाइडेड बाय 3, तो v नॉट की वैल्यू यहाँ से आ गई v नॉट R डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, फिर इसके बाद b2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रखेंगे l इज इक्वल टू 2, तो b2 डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा p2, तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2v नॉट बाय 3, तो हो जाएगा 2v नॉट बाय 3। तो यहाँ से आ गया b2 की वैल्यू 2v नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब b नॉट और b2 जो है वो लाई करेंगे, बाकी सभी तो 0 हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो वापस रख देते हैं तो पोटेंशियल हमें मालूम हो जाएगा आउटसाइड कितना है। तो पोटेंशियल आउटसाइड कितना हो गया, यहाँ से v नॉट r डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये तो b की वैल्यू होगी b नॉट की, डिवाइडेड बाय l की वैल्यू 0 है तो स्मॉल r हो गया। ठीक है, और p0 ऑफ cos थीटा विच इज़ 1। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, प्लस में फिर इसके बाद b2 की वैल्यू कितनी है 2v नॉट और r क्यूब डिवाइडेड बाई 3,
2 रखेंगे तो r क्यूब हो जाएगा, स्मॉल r क्यूब, और p 2 cos थीटा विच इज़ 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब आपने जो फाइंड आउट करना है वो r इज इक्वल टू 2r पर फाइंड आउट करना है, तो बस इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो देखो यहाँ से आ जाएगा v नॉट r डिवाइडेड बाय 6 कैपिटल R प्लस में 2 v नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से आ जाएगा 8 r क्यूब और 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा v नॉट बाय 6 प्लस में ये भी इससे कैंसिल हो गया v नॉट डिवाइडेड बाय 8 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस में v नॉट डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 24 एलसीएम, तो 4 v नॉट माइनस में v नॉट और प्लस में v नॉट बाय 8 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 3 v नॉट बाय 24 यानी v नॉट बाय 8, ठीक है, जो कॉमन आने लग रहा है तो 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बाउंड्री कंडीशंस लैप्लेस इक्वेशन से बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो पोटेंशियल हो चाहे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस अगर आपको पता है तो आप इनसाइड और आउटसाइड फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।